हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ओके, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास इफेक्ट इन द न्यूक्लियस एंड इट इज़ ऑल्सो द एनर्जी नीडेड टू होल्ड और बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने पहले मास इफेक्ट पढ़ चुके हैं। मास इफेक्ट इज़ बेसिकली कि एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास कितना है टू दैट ऑफ द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास को और न्यूक्लियस के मास को में देखा जाए तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास इफेक्ट। और अगर उसको इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैं फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो न्यूक्लियस का मास होता है, सी दिस इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस and this is the mass of the particles constituting it. Again consider कीजिए एक न्यूक्लियस है X, random nucleus with atomic number Z and mass number A. So it will have Z number of protons ZmP plus C minus Z times mass of neutron minus mass of neutron. इसको इक्विवेलेंट अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी को कन्वर्ट करने का सिंपल फार्मूला है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. So this mass effect is converted into energy, then it is called binding energy. Okay. सो बाइंडिंग एनर्जी या ये मास इफेक्ट कहाँ से अराइज होता है? मास इफेक्ट बेसिकली जब भी न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं, न्यूक्लियॉन से यहाँ हमारा मतलब है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन क्लब होते हैं, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, तो कुछ ना कुछ मास डिसअपियर हो जाता है और वो डिसअपियर मास न्यूक्लियर फोर्सेस की फॉर्म में न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। ओके, एंड दैट एनर्जी, और अगर उस फोर्स को एनर्जी की टर्म में देखें दैट इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. सो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर. दूसरी सेंस में देख लो अगर इस चीज़ को, तो इट इज़ ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या ब्रेकअप ऑफ द न्यूक्लियन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स का मास आप खुद देखिए, इसका मास इससे हमेशा ज़्यादा रहता है. सो अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज सिंपली इक्वल्स टू द बाइंडिंग एनर्जी. दोनों टर्म में कहीं से बात कर लो. दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, अगर आप एक गिलास को देख रहे हैं तो आप उसे आधा भरा ट्रीट करते हैं या आधा खाली ट्रीट करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो सेम कि अगर आप देख रहे हैं कि एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए है दैन इट इज़ ऑल्सो ओके. अगर आप इस टर्म में देखना चाहते हैं कि न्यूक्लियस को बाइंड करके इसने रखा हुआ है न्यूक्लियस को, दैन इट इज़ ऑल्सो ओके. सो दोनों ही टर्म में आपकी डेफिनेशन ओके होती है. बट ओके, नेक्स्ट थिंग इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो मेन इंपॉर्टेंस की होती है. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर मास नंबर से डिवाइड कर दो दैन इट इज़ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. नॉर्मली प्रैक्टिकल केसेस में हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने दो न्यूक्लियस को कंपेयर करना है तो अगर ऑब्वियसली इसमें मास नंबर कम है और एक का मास नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले की बाइंडिंग एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो स्टेबल होगी. हमें बेसिकली ये देखना है कि कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कितना ज़्यादा स्टेबल है, आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो कंपेरेबल चीज़ें देखने के लिए हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं. बाइंडिंग एनर्जी की ये फार्मूला होता है Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस C माइनस Z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर. इन जनरल आपके पास यहाँ न्यूक्लियर मासेस की जगह आपके पास एटॉमिक मासेस दिए होते हैं और वही हम एक्सपेरिमेंटली मेज़र करते हैं. तो सिंपली न्यूक्लियस में अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो वो एटम बन जाता है. थोड़े बहुत फोर्सेस एक्स्ट्रा लगते हैं जो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिंपली इसमें Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो इट विल हैव Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यू विल सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ZmE. अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा. यहाँ पे ऐड कर दिया Z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Z टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z कॉमन प्लस C माइनस Z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कॉमन ले लिया, देन इट विल बी प्लस Z टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C स्क्वायर. यहाँ से देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट M. और इस टर्म में देखिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, देन दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन. ओके,
सो एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, देन यू हैव टू सी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में या प्रोटॉन या इसके मासेस की फॉर्म में दिया हुआ है या हाइड्रोजन की मास में, अकॉर्डिंगली फार्मूला चेंज हो जाए. सो z टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m इंटू सी स्क्वायर. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होती है. सो b बाय ए हमें चाहिए. यहाँ से ये फैक्टर वाले अलग लिख लीजिए, z वाला कॉमन लेना है, रीअरेंज किया बेसिकली. सो दिस इज a टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कॉमन ले लिया माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस m इंटू सी स्क्वायर. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए से डिवाइड कर दिया, mn माइनस z ओवर ए, mn माइनस mh माइनस m ओवर ए सी स्क्वायर. नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर अगेन हम वन और ऐड कर रहे हैं और वन माइनस कर रहे हैं राइट हैंड साइड में. ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी को पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं कि ये किस तरह आपस में रिलेटेड है. सो mn माइनस वन माइनस z ओवर ए, वन माइनस कर दिया, वन ऐड कर दिया क्योंकि ये माइनस माइनस है, देन इट विल बी प्लस. m ओवर ए माइनस ए, पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये, रीअरेंज किया गया, कुछ नहीं है. सो अल्टीमेटली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज mn माइनस वन माइनस z ओवर ए, mn माइनस np माइनस f इंटू सी स्क्वायर. सो फॉर मॉडरेट मासेज ऑफ न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई जिनके मासेस 40 से 120 इंटरमीडिएट रेंज में लाई करते हैं, ओके. उन केसेस में z ओवर ए इसकी वैल्यू जो वेरी करती है दैट इज 0.5 टू 0.42, एवरेज वैल्यू ले लो 0.46. और एट पैकिंग फ्रैक्शन एवरेज वैल्यू इसकी होती है नियर अबाउट माइनस 6 इंटू 10⁴ एटॉमिक मास यूनिट पर न्यूक्लियन. हमने बताया था कि इंटरमीडिएट मासेस में इसकी नेगेटिव है और ये स्टेबल है. सो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर इंटरमीडिएट मासेस अगर आप बात करें, इट इज़ नियरली 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. अब यहाँ से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, अगर वो केएस शेल में भी हो. हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ कितनी आ रही है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 8.5. खुद ही डिफरेंस देख लो, 10⁶. दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. और अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है तो हम दूसरी चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एडिटिव रहते हैं. उसमें जो आपके फोर्सेस हैं दैट आर ऑफ अट्रैक्टिव नेचर. या नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी का कर दिया गया. फिर एटॉमिक मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अक्सर आ जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखना. दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, MeV में है ये, एंड दिस इज योर मास नंबर, इट इज़ इंक्रीजिंग. कर्व अगर हम देखेंगे तो इनिशियली इट विल स्टार्ट राइजिंग. स्टार्टिंग में कुछ पीक्स आती हैं, मैक्सिमा पे पहुंचता है, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. मैक्सिमा पहुंचता है ये नियर अबाउट आयरन पे 28F56 एंड अगेन डिक्रीज करता जाता है, बट डिक्रीजिंग इतना नहीं है जितना यहाँ इंक्रीज में स्लोप था. और यहाँ से अगर आप देखना चाहें यूरेनियम 235 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली 7.6 MeV एंड मैक्सिमम होती है ये 8.79 MeV और एवरेज अगर आप कंसिडर करो इट इज़ 8.5 इस रीजन. सो यहाँ से भी हमारे पास 3 फैक्टर है. फर्स्ट इट इज़ इंक्रीजिंग, मैक्सिमा पे पहुँचती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज इतना नहीं है. और बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ एनर्जी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप ऑफ द न्यूक्लियर. कि न्यूक्लियाई को अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर आप ब्रेक करोगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. दूसरी टर्म में देखो, अगर न्यूक्लियाई किसी भी न्यूक्लियर में कितने आपस में स्ट्रांगली बाउंड है या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियंस को बाउंड करने के लिए टुगेदर इन द न्यूक्लियस. सो अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियसली न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ से देख लो माइनस से आ रहा ना, क्लियर पता चल रहा है. पैकिंग फ्रैक्शन इस रीजन में कितना कम था और यहाँ पे ये ज़्यादा. बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल होगा और पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा उतना न्यूक्लियस स्टेबल होगा. ओके, सो ये 3 फैक्टर आगे. अगेन यहाँ से वही 3 आपके पास कॉन्सिक्वेंस आते हैं. फर्स्ट वन इज
कि इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम एंड सो। ओके, धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर इंटरमीडिएट रहती है, फिर कम हो रही है। तो यहाँ अगर कम है दैट मीन्स दे आर अनस्टेबल एंड दे आर प्रोन टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन करके इस रेंज में आ रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखना चाहो ये एनर्जी हाई रेंज है, हाई मास रेंज, यहाँ पे फिर से कम है, ये फ्यूज़न के थ्रू इधर आ जाते हैं। ये फ्यूज़न को फॉलो करते हैं और ये फ्यूज़न को फॉलो करते हैं और दोनों आना इंटरमीडिएट रीजन में जाते हैं। ओके, ये कॉन्सिक्वेंस हो गए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हर एक न्यूक्लियस के लिए, जिसके लिए मर्जी निकाल लीजिए, अगर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुई है देन इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। बाइंडिंग एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ज़ीरो से ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी का? बाइंडिंग एनर्जी इज योर ग्रेटर देन ज़ीरो, देन मीन्स कि सभी की सभी न्यूक्लियस अगर फॉर्मेशन हो जाती है दे आर स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो स्टेबल है। रिलेटिव हम बाद में देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। सेकेंड थिंग इज इंटरमीडिएट रीजन में देखिए हम कंक्लूजन्स कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन तो ये हो गया दैट दीज आर मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट वाले। सेकेंड इज़ कि ये कम स्टेबल है और ये फ्यूज़न के थ्रू यहाँ जाएंगे। थर्ड थिंग इज़ कि ये भी कम स्टेबल है, हायर मास वाले, ये फ्यूज़न के थ्रू यहाँ जाएंगे, फ्यूज़न के थ्रू। फोर्थ थिंग इज़ कि सभी की बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है। बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है आपके पास कि सभी के सभी न्यूक्लियर स्टेबल हैं, सभी को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर उनमें से हमें न्यूक्लियन को बाहर निकालना है। ओके, थर्ड थिंग इज़ कि इंटरमीडिएट रीजन में ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है। हमने यहाँ निकाल के देखी है, इट इज़ नियरली 8.5 और बहुत ज़्यादा रेंज के लिए। और अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर 40 to 120 मास नंबर आपके पास ये रेंज लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दैट आर डिपेंडिंग ऑन मास नंबर ए मास नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसका दूसरी सेंस में अगर आप मतलब देखना चाहें कि न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेबल नेचर के। ओके, सो वन थिंग इज दिस। एक चीज़ और देखिए, हमने ये रीज़न तो एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ ये कम है और इस तरह इंक्रीज कर दिया, पर ध्यान दीजिए मैंने यहाँ कुछ कुछ पीक्स बना रखी हैं छोटी छोटी। ये जो पीक्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट मीन्स यहाँ कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जहाँ पे एकदम बाइंडिंग एनर्जी शार्प इंक्रीज करती है, फिर नेक्स्ट के लिए डिक्रीज करती है, और इसी तरह इनको पॉइंट्स दिए ABCDE। आगे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बिल्कुल स्मूथ है। बट यहाँ पे लो रीजन में कुछ पीक्स आती हैं। ये पीक्स क्या हैं देखिए, तो इसको हम मोर इलेबोरेट कर रहे हैं इस डायग्राम में। हियर स्मॉल रीजन के लिए लेस देन 20 तक मैंने रीप्लॉट किया है, वो जो आपकी पीक्स आ रही थी छोटी छोटी। देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, इनकी हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन, 1H1, 1H2, 1H3। ये प्लॉट जीरो से नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस तरह जा रहा है। अब ये देखिए ये पीक आती किसके लिए, ये जो मैंने ABCDE पीक्स लिखी थी, दीज पीक्स आर फॉर हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नियोन। इन सब के लिए ये पीक्स आ रही है। दैट मीन्स इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो नेक्स्ट आएगा आपका पार्टिकल, उसकी बाइंडिंग एनर्जी से हल्की सी ज़्यादा है। अब हीलियम के आगे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कुछ कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट बेरिलियम, इसी तरह बोरॉन, उसकी कम है। देन नाइट्रोजन, इसकी रिलेटिवली कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पीक्स क्यों आ रही है? इनके मास में और उसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देखिए। ये देखो 2, 4, फर्स्ट इज मास नंबर 2, 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20। देखिए सर इवन है, ये भी 2, यहाँ पे 4। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। सो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब ये दोनों इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इवन,
मास नंबर इवन है, प्रोटॉन्स इवन है, तो न्यूट्रॉन्स भी इवन है. सो दैट मीन्स ये जो इवन न्यूक्लियाई है दे आर बिट मोर स्टेबल देन द कॉन्स्टिट्यूएंट. और इनको हम मैजिक नंबर्स भी कहते हैं कि जब दोनों ही इवन हो जाते हैं या जब एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है तो उस केसेस में न्यूक्लियाई प्रोटॉन की और एटॉमिक मास नंबर की रेस्ट वन से या अपने नेबरिंग वन से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं. इसको मैजिक नंबर्स कहते हैं. ओके और ये ध्यान दीजिएगा कि जब मास नंबर 20 से लेस है तभी ये ज़्यादा प्रोन होते हैं. ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कि ये क्या होते हैं मैजिक नंबर्स एंड ऑल दैट. अभी के लिए समझ लीजिए कि जो अल्फा पार्टिकल है या अल्फा स्ट्रक्चर है हीलियम न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज़ क्वाइट स्टेबल. इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर हम बात करें इट इज़ 7.8 है, इतनी ज़्यादा होती है. सो हम मानते हैं कि जब ये इस तरह से इवन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो न्यूक्लियंस इंडिविजुअल एग्जिस्ट करने की बजाय क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये तो ओरिजिनली अल्फा पार्टिकल हो ही गया. नेक्स्ट इज योर बेरिलियम. इसके अंदर हम मानते हैं कि ये जो 8 न्यूक्लियंस ऐसे प्रोटॉन को मैं प्लस साइन से बता रही हूँ. सो ये 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 ही न्यूट्रॉन्स हैं तो वो अलग अलग एग्जिस्ट करने की जगह वो क्लस्टर बना के 2 अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं इनसाइड योर बेरिलियम. एंड दिस क्लस्टर इज मोर स्टेबल दैन कि अगर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करें. ओके एम आई क्लियर विद दैट. इनको हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. सो बाइंडिंग एनर्जी के केस में जो मेन थी फर्स्ट इज की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है सभी न्यूक्लियाई के लिए पॉजिटिव है. दैट मीन्स दे ऑल आर स्टेबल. बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इंटरमीडिएट रीजन में नॉर्मली इस रेंज में वेरी करती है. सो ए के प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर के नॉट ए का. स्मॉलर रीजन में जितनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा. एंड अगर आप बात करें हेयर इज अ इस रीजन में स्टेबिलिटी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है. बीच वाले रीजन में बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, दे आर मोर स्टेबल. बाइंडिंग एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा. और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, कम है, मास नंबर ज़्यादा है तो फ्यूज़न के थ्रू इस रेंज में आने की कोशिश करते. ओके सो ये मेजर कंक्लूजन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की. ओके सो ये बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके वीडियो पे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट.